Friends, welcome to my channel Shri Coaching Classes. We are going to add more videos for further lessons. If you like my teaching, don't forget to subscribe to get notification of those videos. Friends, let's start with the lesson number 16, heredity and variation. It's very important and very interesting lesson. See, think about it में देखिए आप, do all the boys and girls of your class look alike? आपकी क्लास के सभी बॉयज़ और गर्ल्स एक जैसे दिखते हैं क्या? थिंक अबाउट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एंड नोट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. ठीक है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए इन सबके और उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है. ये जो नीचे एक्टिविटी दी है आप उसमें देखिए. ठीक है, फर्स्ट कॉलम में देखिए पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओन, खुद की कैरेक्टरिस्टिक लिखना है. ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है. ठीक है, मतलब उनका कलर, स्किन कैसा है, शेप ऑफ फेस कैसा है, राउंड है कि एब्लॉन्ग है, हाइट कितनी है, कलर ऑफ आईज एंड ओरिएंटेशन ऑफ थंब, ये सब आपको हर एक का नोट करना है. तो उनमें देखना है क्या वेरिएशंस है, क्या नहीं, सिमिलर है क्या, आपके ग्रैंडफादर के ग्रैंडमदर के जैसे है क्या, या अलग है. तो अर्लियर वी हैव सीन दैट देयर इज़ अ ग्रेट वेरिएशन विद इन एवरी स्पीसीज इन नेचर. हर स्पीसीज में बहुत सारे वेरिएशन, बहुत सारे बदलाव आपको दिखेंगे, चेंजेस दिखेंगे. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फैक्टर्स दैट गिव राइज टू दिस वेरिएशंस. इस लेसन में हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वेरिएशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं. ठीक है, हम अपने मम्मी पापा की जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम में आते तो है, लेकिन हम एग्जैक्टली उनके जैसे देखते हैं क्या? नो, सम वेरिएशंस are there. So we will see the new term inheritance, the branch of biology which studies the transfer of characteristic of organism from one generation to the next. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जो कैरेक्टर्स जाते हैं, ठीक है, उसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, पर्टिकुलरली जीन फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसका स्टडी जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में किया जाता है उस ब्रांच को बोलते हैं जेनेटिक्स. ठीक है, तो व्हाट इज जेनेटिक्स? जिसमें किसका स्टडी किया जाता है? जीन्स का स्टडी. व्हाट आर द जीन्स? द जीन्स आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ठीक है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जनरेशन टू जनरेशन हमारे कैरेक्टर्स पास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन्स. न्यू प्रोजेनी इज फॉर्म फ्रॉम द थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. नई प्रोजेनी कैसे तैयार होती है? रिप्रोडक्शन से नई प्रोजेनी जो तैयार होती है. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू माइनर डिफरेंसेस द ऑफस्प्रिंग शोज अ ग्रेट सिमिलैरिटी विद द पेरेंट्स. है ना, कुछ हम छोड़ देंगे डिफरेंसेस तो हम नियर अबाउट पेरेंट के जैसे ही होते. ठीक है, सो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो माइनर वेरिएशन. लेकिन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसे दिखते हैं एग्जैक्ट. उनमें बहुत ही कम माइनर वेरिएशंस होते हैं. ठीक है, बहुत कम वेरिएशंस होते हैं, बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, सेम नहीं दिखते वो, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तैयार हुए. हाउएवर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंपैरेटिव ग्रेटर वेरिएशन. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो, केयरफुली ऑब्जर्व योर क्लासमेट ईयर. आपके क्लासमेट जो होंगे उनकी ईयर लोब्स आप देखो. ईयर लोब्स मतलब क्या? ये देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो ईयर लोब होता है ना, ये पोर्शन, इसको ईयर लोब बोलते हैं. इस पोर्शन को ये किसी किसी का अटैच होता है, यहाँ पे अटैच होता है इस यहाँ पे. ठीक है, तो ईयर लोब किसी किसी का अटैच होता है और किसी किसी का फ्री होता है. अटैच नहीं होता है, फ्री मतलब ना, अटैच ना होना. तो ये अलग अलग आपको ऑब्जर्व करना है किसका क्या है. रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अस बीइंग ह्यूमन, व्हाट डिफरेंसेस डू यू नोटिस इन आवर स्किन कलर? हम सभी ह्यूमन हैं, ह्यूमन होने के बावजूद सबका स्किन कलर देखिए कितना अलग अलग है ना. ऑल ऑफ यू आर इन स्टैंडर्ड 9. आप सभी 9th स्टैंडर्ड में हो, लेकिन फिर भी आपकी जो हाइट है वो अलग अलग है. कुछ बच्चों की हाइट कम है, किसी की ज़्यादा है ना. किसी का नोज़, किसी का लिप्स अलग अलग है, हर के हेयर लाइन अलग अलग है. यहाँ पे दिख रहा है नोज़, हेयर लाइन, है ना. तो वो सब आपको अलग अलग डिफरेंसेस जो दिखेंगे, वो जो डिफरेंस दिखेंगे आप उसको नोट कीजिए. ठीक है. नो हेरिडिटी. व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी मीन्स द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर किए जाते हैं, दैट इज व्हाट? हेरिडिटी. इट इज ड्यू टू द हेरिडिटी दैट पपीज आर सिमिलर टू डॉग्स. है ना, हेरिडिटी की वजह से ही पपीज किसके जैसे? डॉग्स के जैसे दिखते हैं, है ना. स्क्वैब्स आर सिमिलर टू पिजन्स एंड इन्फेंट्स.
ह्यूमन के बच्चे ह्यूमन के जैसे दिखते हैं, है ना, पपीज डॉग्स के इस तरह से, बिकॉज ऑफ हेरिडिटी. ओके, नाउ इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट. ये जो ट्रेट्स है, कैरेक्टर्स है, ये कैसे इनहेरिट किए जाते हैं. कैसे इनहेरिट करना मतलब आगे के जनरेशन को पास करना. ठीक है, ये कैसे इनहेरिट किए जाते हैं, कैसे एक्सप्रेस होते हैं आगे के जनरेशन में. ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स में कैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं. हाउ डू स्पेसिफिक ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर इन ऑर्गेनिज्म, वो देखेंगे हम. दो देर आर मेनी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स. बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती है हमारे पेरेंट्स में और बच्चों में. देर आर सम, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं. ठीक है, देर आर डिफरेंसेस टू. These similarities and differences are all the effect of heredity. वो किस लिए? Because of heredity. heredity की वजह से. Let us study the mechanism of heredity. इस heredity को हम study करेंगे. Information necessary for protein synthesis in the cell is stored in DNA. ये जो information है, अब अभी जीन ट्रांसफ़र होता है, मतलब क्या ट्रांसफ़र होता है exactly, कैसे information बच्चों में पास की जाती है. Actually the DNA is responsible for that. कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए. क्योंकि डीएनए में कोड लैंग्वेज होती है एक. डीएनए कंटेन्स अ कोड लैंग्वेज. दैट कोड लैंग्वेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस की कौन से टाइप का प्रोटीन बनाना है ना. प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर्ड होती है, वो पास किए जाते हैं. इसीलिए हेरिडिटी, द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंटेन्स ऑल इन्फॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड जीन. डीएनए का छोटा सा पार्ट मतलब जीन. डीएनए का छोटा पार्ट मतलब जीन. और वो जीन में कोड लैंग्वेज में प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है और प्रोटीन की, वो कौन सा प्रोटीन बनाना है. ठीक है, सो इट इज़ नेसेसरी टू नो द रिलेशनशिप ऑफ दीज प्रोटीन्स विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म. इस प्रोटीन्स का और ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या रिलेशन है वो हम इस लेसन में स्टडी करेंगे. टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी, लेट अस कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक प्लांट हाइट. एक हमें अगर हेरिडिटी का कंसेप्ट समझना है तो हम एक एग्जांपल स्टडी करते हैं, प्लांट हाइट. ठीक है, प्लांट का हाइट. वी नो दैट देर आर ग्रोथ हार्मोन्स इन प्लांट. आपको पता है ना, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं प्लांट में, है ना. हमने पिछले लेसन में स्टडी किया है, प्लांट में ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं और उसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज़ होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है. प्लांट्स डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ हार्मोन. जितना ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा उतनी उनकी हाइट बढ़ेगी प्लांट की. Quantity of the growth hormone produced by plant depends upon the efficiency of the concerned enzyme. ये किस पे डिपेंड करेगा कि कितना ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होना है? किस पे डिपेंड करेगा? एफिशिएंसी ऑफ कंसर्न एंजाइम. उससे रिलेटेड जो एंजाइम है ना, पर्टिकुलरली जो एंजाइम तैयार होगा उससे रिलेटेड हार्मोन तैयार होगा, है ना. तो जो एंजाइम की अगर एंजाइम एफिशिएंटली वर्क कर रहा है तो ग्रोथ हार्मोन भी अच्छा प्रोड्यूस होगा, और ग्रोथ हार्मोन अच्छा प्रोड्यूस होगा तो ग्रोथ होगी. तो किससे रिलेटेड है? एंजाइम से. एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस होगा तो ग्रोथ होगी, और अगर नहीं होगा तो हाइट नहीं बढ़ेगी प्लांट की. हाउएवर इफ द एंजाइम्स आर लेस एफिशिएंट, द स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ हार्मोन इज प्रोड्यूस. हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा और प्लांट में प्लांट स्टंट ही रह जाए, उसकी हाइट कम रह जाएगी. समझ में आया कि किस तरह से वो जनरेशन टू जनरेशन पास की जाती है. एंजाइम की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी डीएनए में रहती है. वो भी अगर प्लांट छोटा है तो उसका जो प्लांट, उससे जो दूसरा प्लांट तैयार होने वाला है वो भी छोटा ही रहेगा, उसकी भी ग्रोथ स्टंटेड रहेगी. ठीक है, इस तरह से हेरिडिटी होती है. ये जो कैरेक्टर्स है ट्रांसफ़र किए जाते हैं, हम उसको डिटेल में देखेंगे. नाउ फर्स्ट वी सी द क्रोमोजोम. व्हाट इज़ क्रोमोजोम? हमारे सेल में न्यूक्लियस होता है. ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल दैट कैरीज द हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड द क्रोमोजोम. ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल होता है. ठीक है, सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में बहुत सारा क्रोमैटिन मटेरियल होता है. ठीक है, एंड दिस क्रोमैटिन मटेरियल मतलब ही क्या? क्रोमोजोम. ये होते हैं क्रोमोजोम्स. ठीक है, आप देखिए ये क्रोमोजोम मतलब ये क्रोमोजोम बहुत ही वाइंडेड है ना, ऐसे बहुत वाइंडेड है. उसको अगर सीधा करेंगे हम तो देखिए उसका पोर्शन, उसे डीएनए, उसे क्या बोलते हैं? डीएनए. ठीक है, और इस डीएनए का छोटा सा पार्ट मतलब जीन. ठीक है, व्हाट इज जीन? तो जीन कहाँ पे होता है? डीएनए पे. जीन कहाँ पे होता है? डीएनए पे. डीएनए कहाँ पे होता है? क्रोमोजोम में. क्रोमोजोम कहाँ पे होते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल यहाँ पे.
न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? सेल में। नाउ यू नो द पोजिशन ऑफ जीन, कहाँ होते हैं जीन्स? समझ में आया सबको कि जीन्स कहाँ पे होते हैं? प्रॉपरली आंसर करना। कभी भी डीएनए की लोकेशन अगर पूछी किसी ने कि डीएनए कहाँ पे होता है, डीएनए कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ पे होते हैं? ये क्रोमैटिन मटेरियल मतलब न्यूक्लियस में, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ मेनली न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम किससे बने हुए होते हैं? न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं इसलिए न्यूक्लिक एसिड उसको नाम दिया गया है डीएनए को, ठीक है। इट इज मेन क्योंकि न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से बने हुए होते हैं, इसलिए ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होती है ना, ये जो सेल है जब डिवाइड होती है, 1 के 2 सेल, जब हमारी ग्रोथ होती है, जब ग्रोथ होती है तो सेल का नंबर बढ़ता है, सेल डिवाइड होते हैं 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, इस तरह से जब नंबर बढ़ता है, सेल डिवीजन होता है, तो ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ना, वो अच्छे से हमें इस सेल में दिखाई देता है, न्यूक्लियस में, इस न्यूक्लियस में दिखाई देता है हमें ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम can be clearly seen under the compound microscope. Genes which contain the information about the hereditary characteristics is coded form are located on chromosome. मैंने अभी बताया आपको जीन्स कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम पे, ठीक है। जीन्स डीएनए पे, डीएनए क्रोमोसोम पे, इस तरह से। Now each species has a specific number of chromosome. हर स्पीसीज में पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जैसे ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। हर क्रोमोसोम किससे? अभी बताया, हर क्रोमोसोम किससे बनता है? डीएनए से। एंड इट अपीयर्स डम्बेल शेप। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है डम्बेल शेप आपको, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन दिख रहा है ना, कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। डम्बेल शेप। देयर इज अ कंस्ट्रिक्टेड रीजन ऑन ईच ऑफ द क्रोमोसोम, इट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और द सेंट्रोमियर। दिस डिवाइड्स द क्रोमोसोम इनटू 2 पार्ट्स। इसके वजह से, सेंट्रोमियर की वजह से इसके 2 पार्ट बन गए, ऊपर वाला पी आर्म और नीचे वाला क्यू आर्म। इसको याद रखना, इस एक डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को पी आर्म कौन सी है, क्यू आर्म कौन सी है, आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। This divides the chromosome into 2 parts. Each arm is called and each part is called arm. The centromere has a specific position in each chromosome. Depending upon this, there are 4 types of chromosome. तो centromere की position particular position पे डिपेंड होता है। इसके 4 टाइप्स पड़ते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। आप देखिए यहाँ पे 4 टाइप्स के क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं ये डायग्राम में। एक यहाँ पे देखिए सेंट्रोमियर कहाँ है? बीच में, यहाँ पे थोड़ा साइड में है। इसमें सेंट्रोमियर कहाँ है? एकदम बहुत ही साइड में है। यहाँ पे तो एकदम एंड पे ही है ना। तो इसके वजह से, ये सेंट्रोमियर की पोजीशन की वजह से इसके 4 टाइप्स पड़े हैं। पहला टाइप है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ये वी शेप का होता है, दिख रहा है आपको वी शेप। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, ये यल शेप दिख रहा है आपको, ठीक है। तीसरा है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ये जे शेप है, इंग्लिश लेटर जे शेप, और ये आई शेप दिख रहा है आपको, है ना। तो इस तरह से उसकी शेप है। तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर ये इंग्लिश लेटर के शेप ले लेते हैं, ठीक है। इसके दोनों आर्म्स आपको दिखते हैं वी शेप में, क्योंकि सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में है। ये साइड में है थोड़ा, तो एक लार्जर आर्म दिख रही है, एक शॉर्टर आर्म है, ठीक है। क्रोमोसोम की आर्म एक लार्जर है, एक शॉर्टर है। जे शेप में एक बहुत ही शॉर्ट है और एक बहुत ही लॉन्ग आर्म यहाँ पे दिखती है। यहाँ पे एक ही आर्म आपको दिखेगी और ये सेंट्रोमियर एकदम एंड पे है, ठीक है। तो इस तरह से 4 टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। Then generally in somatic cells chromosomes are in pair. Now what is somatic cell? First of all, somatic cell मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन्स में जो सेल्स होते हैं उसको सेक्सुअल सेल्स बोलते हैं, और बाकी के जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। सोमैटिक सेल्स समझ में आया? तो समझ में आया, ओवरी और टेस्टिस ये जो सेक्सुअल ऑर्गन है उनके सेल्स को सेक्सुअल सेल्स बोलते हैं, कि बाकी के बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उतने सेल्स को सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। बाकी के सेल्स को सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। इफ द पेयर कंसिस्ट ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम बाय शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन दे आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। शेप और ऑर्गेनाइजेशन से अगर वो क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे है, होमोलोगस है ना, पेयर उनकी अगर पेयर अगर सेम क्रोमोसोम की पेयर है
उसका शेप सेम है, ऑर्गेनाइजेशन सेम है, तो सेम अगर पेयर है तो उनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे, और अगर सेम नहीं है तो हेटेरोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे. इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, वन ऑफ द क्रोमोसोम पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल देन अदर्स. ठीक है, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक क्रोमोसोम की पेयर ना अलग होती है. ठीक है, उसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, और बाकी जो पेयर्स है वो अलग होते हैं, उनको ऑटोसोम्स बोलते हैं. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल बताती हूँ, ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम, मतलब 23 पेयर्स है. ह्यूमन में 23 पेयर्स है, तो इसमें से 22 ऑटोसोम्स है, और एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम की है, 22 ऑटोसोम्स ए. ठीक है, और एक जो है XY, यानी एक पेयर काय की होती है, सेक्स क्रोमोसोम की होती है. इस तरह से 22 ऑटोसोम्स एंड एक पेयर जो होती है वो अलग होती है. दोनों देखो, एक X है एक Y है, XY. ठीक है, तो वो सेक्स क्रोमोसोम की होती है. इस तरह से नाउ वी विल सी द डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब DNA. व्हाट इज DNA वो देखेंगे. क्रोमोसोम्स आर मेनली मेड अप ऑफ DNA. क्रोमोसोम हमने पहले ही देखा कि क्रोमोसोम किससे बने हुए हैं, DNA से. अब व्हाट इज DNA? दिस एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय द स्विस बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मिस्टर इन 1869 वाइल स्टडीइंग द वाइट ब्लड सेल. वाइट ब्लड सेल के न्यूक्लियस में मिला था ये सबसे पहले. ठीक है, किसने ढूंढ के निकाला था? फ्रेडरिक मिस्टर ने. Initially, this acid was reported to be only in the nucleus of cells. पहले जो डिस्कवर्ड हुआ था तब ये न्यूक्लियस ऑफ सेल में ही पाया गया था, और इसीलिए इसका नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ गया है. DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. DNA का नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड बोलते थे. However, it was later realized that it is present in other parts of the body too. Okay, बॉडी के बाकी पार्ट्स ऑफ सेल में भी ये मिलता है. Molecules of DNA are present in all organism, from viruses, बैक्टीरिया टू ह्यूमन बींग. सभी ऑर्गेनिज्म में होते हैं, प्लांट में, वायरसेस में, बैक्टीरिया में, सभी ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन में ये DNA होते हैं. दीज मॉलिक्यूल्स कंट्रोल द फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड डिवीजन, मतलब रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल, एंड आर देयरफॉर कॉल्ड मास्टर मॉलिक्यूल्स. सब कुछ कंट्रोल करने वाले होते हैं, ये सब कुछ कंट्रोल करते हैं DNA, है ना, न्यूक्लियस में होते हैं, और इसीलिए इनको बोला जाता है मास्टर मॉलिक्यूल्स. द स्ट्रक्चर ऑफ द DNA मॉलिक्यूल इज़ द सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म. सभी ऑर्गेनिज्म में DNA का जनरल स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है. DNA का स्ट्रक्चर सेम होता है. ठीक है, इन 1953 वैटसन एंड क्रिक ने एक मॉडल प्रोड्यूस किया DNA का. उसका जो स्ट्रक्चर है वो बताया उन्होंने. वो कैसे बताया, देखिए आप, ये यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, DNA का स्ट्रक्चर कैसा है, लैडर लाइक, है ना, डबल हेलिक्स, फ्लेक्सिबल लैडर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, फ्लेक्सिबल लैडर लाइक स्ट्रक्चर. सो ईच स्ट्रैंड इन द मॉलिक्यूल ऑफ DNA इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स नोन एज न्यूक्लियोटाइड. ये जो DNA है ना, ये DNA ये छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है. वो सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. जिन मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं इनको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस. ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये किससे बना हुआ है? ये 3 चीज़ों से बना हुआ है. एक है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा है शुगर मॉलिक्यूल. ठीक है, समझ में आया है? DNA किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से. और न्यूक्लियोटाइड किससे बने हुए हैं? नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड एंड शुगर. ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है ना, ये 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं. ठीक है, 4 टाइप कौन से? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन. ये 4 टाइप के. इसके ऊपर से ये जो एडेनिन और गुआनिन है उनको बोलते हैं प्यूरिन, और साइटोसिन और थायमिन को बोलते हैं पायरिमिडिन. ठीक है, एडेनिन और गुआनिन को बोलते हैं प्यूरिन, और साइटोसिन और थायमिन को बोलते हैं पायरिमिडिन. तो प्यूरिन और पायरिमिडिन टाइप के बेसिस से ये नाइट्रोजनस बेसिस है, इससे न्यूक्लियोटाइड बनते हैं. ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड में कौन क्या क्या होता है? 3 चीज़ें होती है. एक नाइट्रोजनस बेस, दूसरा फॉस्फोरिक एसिड और शुगर. ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ 4 टाइप्स. इसमें से कोई भी एक ही होगा, है ना, न्यूक्लियोटाइड में कोई भी एक बेस होगा, प्यूरिन या पायरिमिडिन. आगे हम उसका स्ट्रक्चर है डिटेल में देखेंगे. एज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑफ 4 टाइप्स. 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस है, इसलिए न्यूक्लियोटाइड भी 4 टाइप के होंगे. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज लाइक चेन इन मॉलिक्यूल ऑफ DNA.
है ना। पहले ही बताया कि डीएनए का सब कैसे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक के पीछे एक चेन फॉर्म करते हैं और बड़ा डीएनए का मॉलिक्यूल बन जाता है। द टू थ्रेड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर कंपेरेबल टू द टू पेयर्स ऑफ लैडर and each rail is made up of alternately joined molecule of sugar and phosphoric acid। मैंने पहले ही बताया कि न्यूक्लियोटाइड ये जो 3 मॉलिक्यूल से बनता है, नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, ये जॉइंड होते हैं, ठीक है। और इससे पूरे ऐसे पूरा मॉलिक्यूल बनता है। ईच रंग ऑफ द लैडर इज पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस पेयर्ड फॉर्म करते हैं। और नाइट्रोजन बेसिस किससे जॉइंड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जॉइंड होते हैं। एडेनिन एल्वेज पेयर्स विथ थाइमिन एंड साइटोसिन एल्वेज पेयर्स विथ गोनिन। एडेनिन किसके साथ पेयर फॉर्म करता है, थाइमिन के साथ, और साइटोसिन गोनिन के साथ करता है। मतलब ध्यान में कैसे रखोगे आप, ATGC है ना, ATGC एडेनिन थाइमिन के साथ और साइटोसिन गोनिन के साथ। तो ध्यान में कैसे रखेंगे, ATGC पेयर। अब देखते हैं व्हाट इज जीन। हमने पहले ही देखा है जीन मतलब क्या, डीएनए का छोटा सा पार्ट। सेगमेंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल आर कॉल्ड जीन्स। ओके, ड्यू टू वैरायटी इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीन्स आर फॉर्म। न्यूक्लियोटाइड्स देखिए, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, 4 टाइप के बेसिस होते हैं, तो वो अलग अलग सीक्वेंस से वो लग जाते हैं वहाँ पे। इसलिए जीन्स का अगर वो उनका सीक्वेंस अलग होगा तो वो जीन भी अलग बनेगा। तो इस तरह से बहुत सारे टाइप्स की जीन्स हमारे बॉडी में, देखिए अलग अलग सीक्वेंस से लगते हैं ना, इसलिए जीन्स भी अलग अलग बनेंगे। दीज जीन्स आर अरेंज इन द लाइन एंड जीन कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। ये जीन पूरे सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, वो आगे के जनरेशन को ट्रांसफ़र भी होते हैं और उसी तरह के स्ट्रक्चर और फंक्शन वो रेगुलेट करते हैं। Also they transmit the hereditary characteristic from parents to offsprings, hence they are said to be the functional unit of heredity। इसलिए जीन्स को क्या बोलते हैं, functional unit of heredity। That is why many similarities are seen between parents and their offspring। Information about protein synthesis stored in the gene। सारी इन्फॉर्मेशन जीन के बारे, प्रोटीन सिंथेसिस की सारी इन्फॉर्मेशन जीन में स्टोर्ड होती है और इसीलिए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को जीन अगर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, इसलिए वो पेरेंट्स जो है ऑफस्प्रिंग के जैसे ही दिखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो उसमें क्या करते हैं एग्जैक्टली, क्रिमिनल का वगैरह डीएनए लेते हैं, डीएनए सैंपल लेते हैं, क्योंकि डीएनए जो है ना वो बिल्कुल पर्टिकुलर होता है, वो हर इंसान का अलग अलग होता है सीक्वेंस। डीएनए का सीक्वेंस जो होता है हर इंसान का अलग अलग होता है। तो ये जो पूरा डीएनए का सीक्वेंस मतलब जीनोम, पर्सन का जीनोम, डीएनए का सीक्वेंस मतलब पर्सन का जीनोम अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो क्रिमिनल की पहचान हो जाती है। इट इज़ यूजफुल टू आइडेंटिफाई द लीनिएज एंड आइडेंटिफाई द क्रिमिनल बिकॉज इट इज़ यूनिक टू एवरी पर्सन। क्योंकि हर पर्सन में डीएनए लिंक होता है, कौन सा डीएनए किसको लिंक है, क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन हर पर्सन के लिए अलग अलग होती है, हर पर्सन में अलग होता है इसका सीक्वेंस। इसीलिए नाउ सीड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, देखिए यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है डीएनए का। एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन, AT किसके साथ पेयर बनाई इसने, एडेनिन ने थाइमिन के साथ, और गोनिन ने साइटोसिन के साथ पेयर बनाई। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है अच्छे से। ये शुगर मॉलिक्यूल है, हाँ ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, ये एडेनिन थाइमिन है, दो शुगर मॉलिक्यूल, दोनों साइड से 2 शुगर मॉलिक्यूल और दोनों साइड से 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल और एडेनिन है थाइमिन बीच में, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये है दोनों साइड से 2 शुगर मॉलिक्यूल और दोनों साइड से 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है और बीच में एडेनिन थाइमिन और हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, ठीक है। एक चेन ऐसे ऊपर जा रही है, एक चेन नीचे आ रही है, ठीक है, इस तरह से। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया था 1990 में, सब ने मिल के, सब जेनेटिस्ट ने मिल के इन जून 2000 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था बन के, ठीक है। तो तब पता चला कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब पूरी तरह से बन के कंप्लीट हो गया तो जीन्स कितने ह्यूमन जीनोम में कितने जीन्स होते हैं ये पता चल गया, उसका सीक्वेंस पता चल गया। कितने जीन्स होते हैं, 20,000 to 30,000 जीन्स होते हैं।
और अब इससे बहुत आसानी हो गई जेनेटिक डिसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि कौन सा जीन हेरिडिटी होते हैं ना, तो मम्मी पापा से वो डिसीज़ भी मम्मी पापा से बच्चों में आ जाते हैं। अगर उन जीन्स के बारे में हमें पहले से ही पता रहा तो हम वो जेनेटिक डिसीज़ को आइडेंटिफाई करके उसको पहले ही क्योर कर सकते हैं, डायग्नोस करके पहले ही क्योर कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है जेनेटिक डिसीज़ आइडेंटिफाई करने में हमें बहुत काम आता है। नो डीएनए तो हो गया, अब देखते हैं आरएनए। तो डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। आरएनए सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है, सेल में होता है एंड दिस न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ राइबोज शुगर। देखिए डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर से बना हुआ है और आरएनए जो है राइबोज शुगर से बना हुआ है। ठीक है, राइबोज शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल एंड 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो आरएनए के स्ट्रक्चर से थोड़ा सा अलग है। जैसे उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसमें राइबोज शुगर है ना। उसमें एक बेस जो है यूरैसिल बेस की जगह थायमिन बेस है ना। इसमें थायमिन की जगह क्या है, सिर्फ यूरैसिल है। एक बेस का डिफरेंस है और ये शुगर का डिफरेंस है। बाकी इनका स्ट्रक्चर जो कंपोनेंट्स है, बाकी कंपोनेंट सेम है। मतलब फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, शुगर मॉलिक्यूल है, लेकिन डीऑक्सीराइबोज की जगह राइबोज शुगर है। और एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तो वो डीएनए के जैसे ही है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोटाइड इसका जो बनता है स्मॉलेस्ट यूनिट आरएनए का, वो किससे बनता है फिर, राइबोज शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल एंड वन ऑफ द नाइट्रोजनस बेस। चारों में से कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस। और जो पेयर फॉर्म होती है वो थायमिन की जगह किसके साथ फॉर्म होती है, यूरैसिल के साथ फॉर्म होती है। सो लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म आरएनए। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होके एक लॉन्ग चेन बनेगी, दैट इज व्हाट आरएनए। सो अकॉर्डिंग टू फंक्शंस द आरएनएस आर ऑफ 3 टाइप्स। एक पहला है राइबोसोमल आरएनए, दूसरा है मैसेंजर और तीसरा है ट्रांसफर। राइबोसोमल आरएनए किसे बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए कंपोनेंट्स ऑफ द राइबोसोम ऑर्गेनेल इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। तो हमारे वो जो सेल है ना, सेल में एक ऑर्गेनेल होता है, राइबोसोम्स होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स, उसका कंपोनेंट है राइबोसोम, इसीलिए इसको राइबोसोमल आरएनए बोला जाता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, राइबोसोम में होता है, इसलिए इस राइबोसोमल आरएनए बोला जाता है। नो सेकेंड टाइप है मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है, मैसेज कैरी करता है, और इसीलिए that is DNA chain from genes, DNA chain से in the cell nucleus to ribosome, न्यूक्लियस से राइबोसोम में इंफॉर्मेशन लेके जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस से सेल में, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, सेल में इंफॉर्मेशन लेके जाता है, इसलिए मैसेंजर आरएनए बोला जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन पूरी इसके पास होती है। ये न्यूक्लियस से लेके आता है, डीएनए से लेके आता है इंफॉर्मेशन। वो हम प्रोटीन सिंथेसिस जब स्टडी करेंगे ना 10th में, उसका डिटेल स्टडी करेंगे तब। ठीक है, नाउ ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए के लिए बोलते हैं आरएनए मॉलिक्यूल्स व्हिच अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑफ एमआरएनए कैरीज द अमाइनो एसिड। जैसा एमआरएनए मैसेज देता है, ये ट्रांसफर आरएनए एक अमाइनो एसिड को लेके आ जाता है। ठीक है, ट्रांसफर मतलब अमाइनो एसिड ट्रांसफर करने का काम करता है, इसलिए इसको ट्रांसफर आरएनए बोला जाता है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड कहाँ से कहाँ, अमाइनो एसिड अप टू द राइबोसोम, राइबोसोम के पास लेके आ जाता है वो। ठीक है, इसीलिए इसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं।